नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आरएम के इस प्लेटफॉर्म में। आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम लोग क्या करें, कंप्लीट जो बायो की जो कंप्लीट हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि कल हमारी जो पहली जो सीरीज़ थी हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन से। आज मैं उसकी दूसरा ठीक है दूसरी ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लीटली ये आप लोग के लिए रिवीजन क्लास होगी। यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट करने वाला नहीं है वो दोबारा, ठीक है। बहुत ही ऐसा कम ही केस होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर जाए और आपको वो वही क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसा बहुत ही कम ही केस होगा, ठीक है। होगा क्या कि नए नए तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उन्हें जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में उन क्वेश्चनों को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। तो ये एक तरह की पूरी तरह से कंप्लीट रिवीजन क्लास होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरी तरह से ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया है, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसकी यही सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी, फिर इसके बाद रिस्पिरेशन आएगा, तो ये लगातार हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्या हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 7 बजे से लाइव, ठीक है। तो फटाफट आप लोग लाइव हो जाइए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सीरीज़ को। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है। पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। पीएच ब्लड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो हमारा जो ब्लड है, अगर इसकी हम बात करूं तो देखो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एवरेज ही बात करते हैं, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही है, ठीक है ना। ये फ्लक्चुएट करते रहता है, आगे पीछे होता है, लेकिन हम एवरेज की हम बात करें तो एवरेज हम बोलते हैं क्या 7.4, ठीक है। 7.4 मतलब कि हमारा जो इस पीएच है ब्लड का वो क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक इन नेचर है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगा और 7 से कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये एवरेज हम बात करते हैं, ठीक। लेकिन मैंने क्या बोला, ये फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ब्लड है, मेरा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड में देखो फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। मान लेते हैं कि हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, मतलब कि ब्लड में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हमारा क्या हो जाएगा, देखो 7.4 हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हमारा ब्लड में CO2 है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड है ये, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड है 7.4 और ब्लड में क्या है, CO2 है, तो क्या हो जाएगा, पीएच हमारा हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो देखिए इसी के आसपास क्या करता है, या 7.4 से या 7.1 हो सकता है, 7 या इसी के आसपास हमारा ब्लड का पीएच क्या होता है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। एवरेज अगर पूछा जाए, कोई डाटा नहीं है, बस आपको ये पूछा जाए कि कितना होगा एवरेज, तो 7.4। यहाँ पे आते हैं ऑप्शन में, देखिए अब देखिए यहाँ पे 7.2 से लेके 7.4 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8.6 क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, इसी के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखो जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में, ये कितना होता है, ये लगभग होता है, अगर ये भी फिक्स नहीं है, ब्लड भी हमारे बॉडी में कितना होगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। एवरेज अगर बात करूं तो एवरेज होता है कितना, 5 लीटर, ठीक है ना। एवरेज कितना होता है, 5 लीटर, ठीक है ना। डिपेंड करता है शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, हो सकता है कि मान लेते खाली है तो खाली के शरीर में बेसिकली विशाल शरीर है तो 5 लीटर से तो ज़्यादा ही होगा, है। अब मान लेते हैं राजपाल यादव की मैं बात करूँ, ठीक है, तो उसका ब्लड में, उसकी बॉडी में ब्लड कितना हो सकता है 5 से कम हो सकता है, बट एवरेज हम बात करते हैं तो एवरेज कितना होता है, 5 लीटर के आसपास होगा, ठीक है। देखो ब्लड जो होता है बेसिकली मेल और फीमेल की मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा खेल अलग होता है। तो मेल में जो ब्लड होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, कितना रहता है, एवरेज कितना, ये कितना होता है, लगभग ये होता है 5 लीटर से लेके 5.5 लीटर के आसपास रहता है, ठीक है। अब फीमेल में ये कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, ये होता है फीमेल में 4.5 से लेके 5 लीटर के आसपास ये ब्लड रहता है हमारे कितने फीमेल बॉडी में रहता है। तो फीमेल बॉडी में ब्लड थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते हैं तो बहुत सारा ब्लड उससे लॉस हो जाता है, तो ब्लड इसमें महिलाओं में थोड़ा सा कम, ठीक है ना, कम होता है, ठीक है ना। और महिलाओं में ब्लड कम रहता है तो इसी वजह से वो क्या करती हैं, अपने पति का खून पीती हैं ताकि उसको मेंटेन करके रखें, ठीक है। ठीक है, ये मजाक की बात ही, दिल पे मत ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बोला गया है, कार कौन है, कार
लैंडस्टीन को जाना जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। किसके लिए? डीएनए को अलग किया गया था, रक्त समूह का वर्गीकरण की खोज, जीका वायरस की पहचान, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। कौन भाई साहब है? कार्ल लैंडस्टीनर। ये इन्होंने देखो क्या किया है, देखो बेसिकली देखिए क्या होता है, इन्होंने खोज की थी किसकी? ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप आप देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बहुत सारे, ए है, बी है, ए बी है, ठीक है, ओ है, और एक नया ब्लड ग्रुप आपको अभी नजर है खबरों में है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, बेसिकली 4 तरह के ब्लड ग्रुप हम देखते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हमको किन्होंने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने क्या, आखिर उनको कैसे पता चला? देखिए हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, इस आरबीसी में पाया जाता है एक खास तरह का प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम एंटीजन का नाम दे देते हैं, ठीक है, एंटीजन का नाम देते हैं। खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है। तो 2 तरह के होते हैं एंटीजन, एक होता है ए, एक होता है बी। मान लेते हैं कि आपके आरबीसी में जो एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। मान लेते हैं ये दोनों हैं तो ए बी। मान लेते दोनों ही नहीं है तो फिर तब हो जाएगा क्या? ओ। तो ओ मतलब इसको किस, देखो 0 और ओ एक ही तरह लिखते हैं, तो कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। तो सबको हमने इंग्लिश लेटर में लिया है तो इसको तो 0 बोलेंगे नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ओ। तो ओ में क्या होता है? किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ए बी और कौन सा होगा? ओ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। पढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ आर्टरी, कैपिलरी, वेना कोवा और वेन। तो हमारे बॉडी में जब हम बात करते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत, तो हमारे बॉडी में देखो जो ब्लड का संचार होता है, ठीक है ना, चारों तरफ हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड का संचार हो रहा है। तो कुछ खास तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? हमारे पूरे के बॉडी में क्या करते हैं? रक्त को लेके घूमते रहते हैं। रक्त में बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, बहुत सारे न्यूट्रंस है, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? लेके घूमते रहते हैं। जिसको जरूरत रहती है वो उसको ले लेता है। तो बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? इन सारे ब्लड को पूरे बॉडी में लेके घूमती रहती है। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स रहती है हमारे में? एक रहती है आर्टरी। क्या रहती है? आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है? बॉडी को ऑक्सीजन देना। तो बॉडी के किसी भी हिस्से को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो किससे लेगा? आर्टरी से लेगा, ठीक है। उसके बाद कौन है? वेना, वेन, ठीक है ना, वेन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं, ठीक है। इसको धमनी बोलते हैं। ये भाई साहब क्या करता है? हमारे बॉडी में CO2 को लेके क्या करता है? घूमते रहता है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, ठीक है, फेफड़े के थ्रू कहाँ पहुँच गया? लंग्स में, सॉरी हार्ट में। हार्ट से फिर क्या करता है? हमारी धमनी ऑक्सीजन को लेके जाएगी, पूरे बॉडी में पहुंचा देगी जिसको जिसको ज़रूरत है। फिर वो हमको क्या देगा? ऑक्सीजन का उसने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद उसने बॉडी के किसी भी अंग ने ऑक्सीजन का यूज़ करने के बाद CO2 वो देगा, और उस CO2 को फिर हमारे बॉडी में क्या करेगी? वेन क्या करेगी? कैरी करेगी। फिर हम जब सांस छोड़ेंगे तो CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी और ये तो है ही, लेकिन एक बहुत ही छोटी होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी देखो क्या होती हैं? ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हमारी जो ब्लड है, आर्टरी है और वेन, इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाने का। देखो मान लेते हैं कि ये रही हमारी एक आर्टरी और एक हो यहाँ पे वेन, ठीक है। ये मान लेता आर्टरी है, ये हमारी वेन है। तो ये क्या कर रही है? ऑक्सीजन लेके घूम रही है, और ये किसको घूम रही है? CO2 को लेके घूम रही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच देखो ऐसे छोटी छोटी वेन्स पाई जाती हैं, छोटी वेन, ठीक है ना। ये जाल रहता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का। तो ये छोटी छोटी जो वेन्स का जो जाल देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है? यही है कैपिलरी। कैपिलरी क्या कर रही है? इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। कनेक्शन तो सबसे छोटी होती है, बहुत पतली होती हैं, ठीक है ना, हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ आर्टरी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता को सही वर्णन करता है? ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? धमनी के बारे में, आर्टरी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, मोटी दीवार। चलो इसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता हूँ। देखूंगा कहाँ कहीं जगह लिखने के लिए नहीं है, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, यहीं पे जगह है। देखो बॉडी के अंदर मैंने अभी आपको क्या बोला? एक होती है आर्टरी और एक होती है कौन? वेन।
अब ये दोनों अलग अलग काम करती हैं। क्या क्या काम है इनका भाई? ये क्या करती है? पहला, ऑक्सीजन को लेके घूमती रहती है बॉडी में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करता है? आर्टरी। ये क्या करता है? बॉडी के अंदर CO2 लेता है, फिर बॉडी से ये बाहर CO2 को निकलवाता है। तो CO2 को कैरी कर रहा है आर्टरी को कौन? आर्टरी में ऑक्सीजन कैरी, आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये देखो आर्टरी जो होती हैं बेसिकली आप देखेंगे ये होती हैं रेड कलर की, और ये जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? ये मिलेगी आपको ग्रीन कलर की, ठीक है ना, ग्रीन। आप देखेंगे अपने हाथ में, देखिए ये जो आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है वो क्या है? ठीक है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ग्रीन या ब्लू बोल सकते हैं, नहीं ये कौन सी? ब्लू कलर की है, ठीक है ना। ग्रीन नहीं बोलेंगे, ब्लू कलर बोलेंगे, ठीक है। जो आपको जो ब्लू नजर आ रही है, तो बेसिकली ये क्या होती है? ये आपकी है वेन, ठीक है ना, शिरा है, धमनी नहीं है, धमनी तो इसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो देखो जो आर्टरी होती है हमारे बॉडी के बहुत अंदर डीपली रहती है, डीपली इनसाइड डीपली इनसाइड, हमारे बहुत ही अंदर में। अगर माने तो जोर से, अगर अब ऊपर में ऊपरी वाले हिस्से में क्या देख रहे हैं? वेन। तो ये कहाँ रहती है? जस्ट बिलो द स्किन, जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है ये, ठीक है ना। कौन? वेन। और आर्टरी इसके बहुत ही अंदर, मतलब कि जोर से अगर आप मारे, जोर से यहाँ पे अगर खरोंच मारेंगे, ठीक है, जोर से अगर खरोंच मार, ऐसा नहीं कि मार नहीं लग लेना, ठीक है ना। जब जोर से यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे कट होगा तो अंदर में पाई जाएगी कौन सी? आर्टरी। वेन ऊपर में ही रहती है, ठीक है। अब देखो जो आर्टरी होती है ये रहती है हाई ब्लड प्रेशर, इनके पास रहता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर से ये क्या करता है? घूमता है, ठीक है ना, ब्लड को लेके घूमती रहती है। कौन? आर्टरी। इनके अंदर जो रहता है ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? लो रहता है, लो ब्लड प्रेशर के तहत घूमते रहते हैं। अब देखो जो आर्टरी रहती है इनका लूमेन, अगर मैं बात करूं, लूमेन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये देखो, ये रहा आर्टरी, तो ये जो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोलते हैं लूमेन, ठीक है ना, लूमेन। तो इसका लूमेन देखो क्या होता है? इसका लूमेन जो होता है आर्टरी का, वो होता है थोड़ा सा सकड़ा, ज्यादा चौड़ा नहीं रहता है, लेकिन इसका जो लूमेन होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है ना। चौड़ा मतलब कि ज्यादा क्रॉस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसमें देखो इसका में जो ब्लड रहता है वो थोड़ा सा रहता है लेस एसिडिक। क्या रहता है? वो क्या रहता है? लेस एसिडिक रहता है। और यहाँ पे जो रहता है क्या बोलते हैं ब्लड, वो रहता है मोर एसिडिक होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? उसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है ना, लेस एसिडिक रहता है और ये मोर एसिडिक रहता है, ठीक है। बढ़े आगे? चलो बढ़े, चलो। एक और चीज, एक होती है सेमीलुनर वॉल्व, ठीक है। इसके अंदर सेम्यूनर जो वॉल्व होते हैं वो नहीं पाया जाता, तो इसको मैंने ऐसे माइनस से लिख देता हूँ, और इसमें पाया जाता है। अब सेम्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स को तो समझो, देखो जैसे रही हमारी ये वेन, ठीक है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? वॉल्व्स पाए जाते हैं, सेम्यूनर वॉल्व्स। ये स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये किस में पाई जाती है? वेन में। वेन में पाई जाती है, हमारे आर्टरी में नहीं पाई जाती। क्यों? देखो आर्टरी क्या है? ब्लड क्या करती है? ये हमारे ब्लड को क्या करती है? ब्लड को हमारे हार्ट से क्या करती है? हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाती है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में। और ये क्या करता है? बॉडी से क्या करता है? हमारे ब्लड तक क्या कराता है? ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। वॉल्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्व जिसको कपाट भी बोलते हैं, ठीक है, कपाट। अब देखो बॉडी हार्ट है, हार्ट ने पंप किया, तो पंप जब करेगा तो ब्लड काफ़ी प्रेशर में बाहर निकलेगा, और ये हाई प्रेशर में इसी वजह से बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंच गया, ठीक है। अब मान लेते वेन है तो पैर में भी पहुंच गया, अगर मान लेते ब्लड को पैर के ऊपर हमारे ब्रेन तक पहुंच गया, ठीक है, नीचे पहुंचाना है पैर में जो हमारे आर्टरी है वहां तक ब्लड पहुंचाना है, तो क्या होगा? देखो ग्रेविटी जो होगी, ग्रेविटी पैर के पास देखो ग्रेविटी हमारा क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट कर रही है तो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा आर्टरी लेके जो नीचे जा रही है, तो ग्रेविटी की मदद से वहां पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेन में क्या है? ये क्या करेगा? CO2 को पैर के हिसाब, पैर जो हमारे पैर के पास जो है वेन है वहां से उठाएगा CO2 को, और फिर उठा के हमारे हार्ट तक पहुंचाएगा। तो देखो ये भाई साहब क्या कर रहा है? CO2 को पैर के उठाएगा फिर ऊपर के लेके जाएगा। तो ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ग्रेविटी क्या इस ब्लड को, CO2 को जो लेके जा रहा है, क्या ऊपर ले जाने देगी? नहीं, बोलेगी बेटा तुम नीचे आओ,
ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का काम क्या है, हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच लेना। तो CO2 को, जिस ब्लड में CO2 रहेगा उस ब्लड को वो नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे वेन्स में पाए जाते हैं कौन, कपाट पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, वल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, वेल्व्स। ये क्या हुआ, ब्लड देखो यहाँ पे आया, मान लेते हैं यहाँ पे ब्लड पहुंचा, CO2 यहाँ पहुंचा, ये वल्व्स क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लोज हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा, ये अंदर घसा, ये खुल जाएगा, तो ये तो बंद हो गया, फिर यहाँ पहुंचा, ये खुल जाएगा, खुलेगा तो फिर ब्लड ऊपर जाएगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हुए CO2 क्या होगा, हमारे हार्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं क्या, कपाट, और इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन में। आर्टरी जो होती है, इसका जो देखो ये जो परत होती है, ठीक है ना, परत ये क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है ना, ये मोटी होती है, और इसकी क्या हो जाएगी, ये जो परत होती है वेन की, ये होगी कौन सी, पतली होती है। ठीक है, पतली होती है। ठीक है, बात सुनाई। तो क्यों मोटी क्यों है, कि भाई इसमें ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड जो फ्लो कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमारी जो धमनी की जो दीवार होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, तो इसी वजह से पतली है। ठीक है, यहाँ एक बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, आर्टरी एंड किसमें पूछा हमने, वेन में। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, धमनियों की क्या बोला गया, क्या विशेषता है, क्या इसकी दीवारें मोटी होती हैं, बिल्कुल इसकी दीवारें मोटी होती हैं, तभी तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इसमें फ्लो करता है, तो मोटी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें किसी तरह के कोई वल्व्स पाए जाते हैं, कोई कपाट पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रक्त जो होता है क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है कि लो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, रक्त उच्च ताप में होता है, बिल्कुल ये भी सही है। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, तो रक्त को क्या करता है, ये हमारे हार्ट से पूरे बॉडी तक क्या ले जाता है, ब्लड को ले जाता है, तो हमारे हर एक हिस्से तक ब्लड को पहुंचा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखेंगे वल्व के साथ, तो वल्व तो होता नहीं है, खत्म कहानी। मोटी दीवारें होती कम दबाव में रक्त, ये खत्म। उसके बाद देखेंगे वाल्व वाली परतें, ये भी खत्म, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ये बेसिक डिफरेंस होता है आर्टरी एंड वेन्स में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इज फॉल्स, रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, रक्तचाप के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, गलत है, सही नहीं, गलत है। धमनियों की अपेक्षा शिराओं में दबाव बहुत अधिक होता है। अच्छा, द प्रेशर मच ग्रेटर इन वेन देन द आर्टरी। मुझे बताइए कि आर्टरी में ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है कि वेन में। अभी हमने क्या देखा था कि वेन में ज़्यादा रहेगा कि आर्टरी में, यहाँ पे देखो, तो वहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, आर्टरी में, कम किस में रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो पहला ही देखो, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या मिल गया, गलत मिल गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन में ज़्यादा है। ठीक है ना, वेन में ज़्यादा होता है कि आर्टरी में, आर्टरी में ज़्यादा होता है, वेन में तो कम होता है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि दबाव अधिक होता है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर चलो देख लेते हैं आगे को भी। दबाव को सिग्नोमीटर की उपयोग से मापा जाता है। ठीक है ना, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है किसके जरिए मेजरमेंट किया जाता है, किसके जरिए, कौन सा, सिग्मोमोनोमीटर के जरिए ही आप मेजरमेंट किया जाता है। आपने देखा होगा एक डिवाइस, यहाँ पे एक पट्टा लगाया जाता है, डॉक्टर अपने हाथ में वो रखता है, फुसफुस करता है, फुसफुस करने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ प्रेशर जोर से बनता है, वो एक तरह का डिवाइस है जिसके जरिए हम ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मोमोनोमीटर। ठीक है, वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान दबाव को क्या बोलता है, सिस्टोलिकल दबाव कहा जाता है, और वेंट्रिकल विश्राम के दौरान क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक दबाव बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर आखिर कहाँ से जन्म हो रहा है प्रेशर का, हमारे हार्ट की वजह से। हार्ट जब देखो, हार्ट के पास क्या आया, ब्लड आया। ठीक है, हार्ट के पास ब्लड आया, अब वो क्या करता है, पंप करेगा, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो क्या करता है, सिकुड़ता है, तो ब्लड अंदर में है, तो ये सिकुड़ेगा, तो ब्लड क्या होगा, 5 प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो जब भी हार्ट हमारा सिकुड़ेगा, ठीक है, तो ब्लड जो होगा हाई प्रेशर में बाहर रिलीज होगा, और वो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं। जब हमारा हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, वेंट्रिकुलर वाला पार्ट, वेंट्रिकुलर पार्ट है, ये रहा हमारा हार्ट। तो हार्ट का जो ऊपरी जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब ये रिलैक्स में आ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बॉडी का क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, उससे हमारा वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स मोड में आ जाएगा। यही बात यहाँ पे भी कही गई है। ठीक है, और सामान्यतः हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है,
हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए 120 एच, ठीक है ना, और कम कितना होना चाहिए 80, ठीक है। इसी को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, एमएमएचजी में मेजरमेंट करते हैं। यूनिट होता है ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने का। यही बातें यहाँ पे लिखी गई थी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डायस्टोलिक इन द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अभी हम मानव हृदय में डायस्टोलिक के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटना घटती है। अभी मैंने आपको बताया कि डायस्टोलिक का मतलब क्या हुआ, जैसे ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट। तो हार्ट में देखो 4 चैम्बर है, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल, या इसको बोलते हैं नीलय, ठीक है ना। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, ऑरिकल। अब देखो ब्लड क्या हो रहा है, जैसे ही वेंट्रिकल के पास आता है, मान लेते हैं वेंट्रिकल, यहाँ ये रहा हमारा वेंट्रिकल, यहाँ पे ब्लड आया, और ब्लड जैसे आया तो देखो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, ठीक है ना, सिकुड़ रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, सिकुड़ रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है। जब सिकुड़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इसके अंदर है, वो क्या करेगा, ऑब्वियसली हाई प्रेशर से क्या करेगा, बाहर फ्लो करेगा। मान लेते, कैसे समझे, एग्जाम्पल देखो, मान लेते आप एक बैलून लीजिए, ठीक है ना, बैलून में एक छेद कर दीजिए, अब उसको जोर से दबाइए, तो अब जो प्रेशर होगा किसका, पानी का, वो बहुत हाई प्रेशर से, एकदम बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर जाएगा, वो बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से बाहर जा रहा है वो। वही केस यहाँ पे भी है, ब्लड के साथ भी है, हार्ट के साथ भी है। तो यहाँ पे ब्लड आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर क्या हो गया, बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड क्या हुआ, बाहर निकला, तो हमारी जो धमनियाँ हैं वो क्या करेंगी, वो क्या फील करेंगी, बहुत ही हाई प्रेशर को फील करेंगी, ठीक है। यही होता है, तो ब्लड में प्रेशर इसी के वजह से होता है। तो बोला क्या, कौन सा, डायस्टोलिक। तो जब हमारा हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर कितना, लगभग 120, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, अच्छा इसी को हम बोलते हैं, अच्छा कुछ और पूछ रहा है, कुछ और, अच्छा कोई नहीं, चलो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मूड में जब रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना, डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक के दौरान हमारे हार्ट में क्या होता है, अच्छा ये पूछा है। तो ब्लड इंटर द आयोटा, ब्लड इंटर द लंग्स, ठीक है ना, ब्लड, ठीक है, समझ गए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि देखो एक फोटो और मैं बनाता हूँ, तब बात समझ में आएगी। मैंने सोचा कि सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, चलो कोई नहीं। तो ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो बोला कि जब डायस्टोलिक मतलब कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स मूड में रहेगा तो ब्लड कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे इंटर करेगा। तो देखो ब्लड हमारा कहाँ इंटर करता है, वेंट्रिकल में ही इंटर करता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा, ब्लड हमारे हार्ट से क्या चला जाएगा, बाहर, ठीक है। यहाँ पे ब्लड था, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर मतलब ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर चला गया, कहाँ से, हमारे हार्ट से। फिर रिलैक्स मूड में आया, तो रिलैक्स मूड में आएगा तो ऐसा नहीं है कि ब्लड आने का वेट करेगा, वो जैसे रिलैक्स आएगा तुरंत ब्लड वहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पे, इसके वेंट्रिकल में। तो रिलैक्स होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो ब्लड एंटर द वेंट्रिकल जब किस कंडीशन में, डायस्टोलिक कंडीशन में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध रक्त का प्रसारित करता है, ठीक है ना। कौन कौन सी है, फुस्फुसीय शिरा, फिर कौन सा, एल्वोली, फुस्फुसीय धमनी या महाधमनी, ठीक है। इम्प्योर ब्लड के बारे में बात कर रहा है, इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ, क्या हमारा ब्लड गंदा हो गया है, ठीक है ना, अशुद्ध है, नहीं। इम्प्योर ब्लड का मतलब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर ब्लड, ठीक है ना। ब्लड क्या है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो प्योर ब्लड बोलते हैं। तो ये हमारे लिए भाई अच्छा है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तो हमको जरूरत पड़ती रहती है। ब्लड में अगर CO2 आ गया तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्योर का मतलब एकदम कि ब्लड हमारा गंदा हो गया है, ठीक है, ये बात नहीं समझने लगना, ठीक है ना। CO2 रहेगा तो इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना, ऑक्सीजन रहा तो कौन सा, प्योर ब्लड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन इम्प्योर ब्लड को लेके घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा है लंग्स, ठीक है, ये हो गए हमारे लंग्स, ठीक है, ये हो गए हमारे लंग्स,
ठीक है। अब लंग्स से देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए एक हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है, ठीक। यहाँ से एक ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है, ये रहा हमारा हार्ट, 4 चैम्बर हैं। यहाँ हमारे हार्ट से एक और ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है इधर, ये हो गई हमारे, मान लेते पूरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमारे पूरे बॉडी से ये कनेक्टेड रहती है। और फिर हमारे पूरे बॉडी से एक और ब्लड वेसल्स इधर कनेक्टेड रहती है हमारे हार्ट में, ठीक है। किसका किसका क्या नाम है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा लंग्स है, लंग्स जो हार्ट के तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली एक रहती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये ऑक्सीजन को हार्ट में लेके जाती है। यहाँ पे देखो एक और ब्लड वेसल्स है, इसको नाम ये क्या करती है हमारे हार्ट से, ठीक है ना, ये इधर आ रहा है, और हमारे हार्ट से क्या करती है, ये CO2 को क्या कर देती है, हमारे लंग्स में पहुंचाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से पूरे बॉडी तक, जैसे ऑक्सीजन इसके पास आ गया इसके थ्रू, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पंप करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। तो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है हार्ट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। और बॉडी से जो पूरा का पूरा CO2 है, हमारे बॉडी से पूरा का पूरा CO2 क्या करता है, हमारे हार्ट तक जो पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा क्या है, ये वेना कावा, ये क्या है, ये है वेन, ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक। अब क्या पूछा गया बताइए, इम्प्योर ब्लड के बारे में। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, और यहाँ से ये CO2 यहाँ से आ रहा है, तो ये भी इम्प्योर ब्लड है, ये भी इम्प्योर ब्लड है। तो विच ऑफ द इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है, तो मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी भी इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, और वेना कावा भी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन तो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, ये तो होगा नहीं, एल्वोली तो होगा नहीं, ये तो खत्म कहानी है इसकी। पल्मोनरी आर्टरी की बात करूं तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अयोटा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा, प्योर ब्लड को लेके जा रहा है, कहाँ पे, हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो जो अयोटा जो होता है हमारे पूरे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी पूरे बॉडी की कौन सी है, अयोटा। और सबसे बड़ी, अगर मान लेते कि वेन मतलब सिरा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है हमारे बॉडी की, वेना कावा। तो ये सबसे बड़ी क्या है, सिरा है, ठीक है बड़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। क्या बोला गया, मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग में साइनोएट्रियल नोड होता है, दिमाग, हृदय, गुर्दा या यकृत, ठीक है। अब देखिए कहाँ बोला गया है, SA नोड, ठीक है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, SA नोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, साइनोएट्रियल नोड। देखो ये कहाँ पाया जाता है, देखो हमारे पूरे बॉडी को कोई कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन हर एक अंग को कंट्रोल करता है, हर एक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। आप चल रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आप बोल रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी ब्रेन कंट्रोल, सब चीज़ आपकी हर एक मूवमेंट को कोई कंट्रोल करता है, तो वो ब्रेन ही है। ब्रेन काम नहीं करेगा, जैसे मान लेते कोई आदमी कोमा वोमा में चला जाता है, ठीक है ना, तो पूरा बॉडी एकदम सुन, कुछ काम नहीं कर रहा है, क्यों, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। चोट अगर सर में लग जाती है, कभी गंभीर चोट, तो आदमी का शरीर काम ही नहीं करता है, क्योंकि वो कमांड ही नहीं दे रहा। ब्रेन का काम क्या है, कमांड देना, किसको, बॉडी के हर एक हिस्से को, कि भैया तुम ये काम करो, वो काम करो, ठीक है, ब्रेन का काम है। लेकिन ये क्या करता है, हम हमारे हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, बस एक को छोड़ के, ठीक है ना। एक ऑर्गन को ये कमांड नहीं देता है, वो कौन है, हमारा हार्ट। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, दिल, ये बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा, दिल, ठीक है ना, हृदय, ठीक है, हृदय। तो दिल जो है हमारा हार्ट है, इसको कमांड नहीं देता है। मान ले हार्ट का काम क्या है, धड़कना, ठीक है, धड़कने का मतलब पंप करना, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये काम क्या है हार्ट का। तो हार्ट का काम क्या है, धड़कना।
तो धड़कने के लिए ब्रेन इसको मैसेज नहीं देता है कि बेटा तुम धड़को, ये ब्रेन इसको नहीं देता है, किसको, हार्ट को। अब मान लेते हैं कि ब्रेन किसी तरह का मैसेज हार्ट को नहीं दे रहा है कि तुम धड़को, तो भाई कोई ना कोई तो होगा जो इसको धड़का रहेगा, अपने मन से तो ये कुछ काम नहीं करेगा। तो कोई ना कोई एक होता है एक सिस्टम जो हमारे हार्ट को धड़काने का काम करता है। तो वो कौन होता है, वो होता है कौन, ये होता है साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम SA नोड बोलते हैं। तो SA नोड क्या करता है, ठीक है, SA नोड क्या करता है, ये क्या करता है, इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, इम्पल्स। और वो इम्पल्स क्या होती हैं, जैसे कि इम्पल्स प्रोड्यूस किया, तो इम्पल्स देखो हमारे हार्ट में देखो काम कौन करता है, वेंट्रिकल वाला हिस्सा। ऊपर में ऑरिकल है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऑरिकल का हार्ट में कोई काम धाम नहीं है, बस वो बस ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। वो ब्लड को क्या करता है, ब्लड आता है सीधे वेंट्रिकल को देता है। सारा काम अगर हार्ट में कोई करता है वो है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल बहुत ही क्या बोलते हैं, लायक बेटा है, ठीक है ना। तो बहुत काम करता है ये वेंट्रिकल ही सारा काम करता है। अब SA नोड का काम क्या है, इम्पल्स को प्रोड्यूस करना। तो ये इम्पल्स को प्रोड्यूस कर रहा है और ये इम्पल्स कहां पहुंच रहे हैं, वेंट्रिकल के पास। किसके पास, वेंट्रिकल के पास पहुंच रहे हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये कौन सा का, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है ना। तो लेफ्ट और यहाँ वेंट्रिकल के पास इंपल्स पहुंचते हैं और तुरंत फिर हार्ट क्या करने लगता है, उसको पता चल गया, अरे भाई मैसेज मिल गया, SA नोड मैसेज भेज रहा है, ठीक है ना। तो तुरंत वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो SA नोड ही समझ लिए एक तरह से हमारे हार्ट को धड़काने में मदद करता है। अगर SA नोड रहेगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, आदमी सीधा स्वर्गवासी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा हार्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि SA नोड काम नहीं करता है। तो SA नोड काम नहीं करता तो आपने देखा है क्या, SA नोड को क्या बोला जाता है, SA नोड को बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट में ये क्या बना रहा है, पेस बना के रख रहा है, ठीक है ना, पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, SA नोड। एक और नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं AV नोड, लेकिन इसका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। अब मान लेते कभी कभी SA नोड काम नहीं करेगा ढंग से, तो काम दिक्कत हो जाएगी, आदमी हार्ट ही नहीं पंप कर रहा है, समस्या है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हार्ट के पास ही एक मशीन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं उसको, पेस मेकर। और ये पेस मेकर क्या करता है, इंपल्स प्रोड्यूस करता है और हार्ट को पंप करने में मदद करता है। और डॉक्टर उसकी जो पेस मेकर रहता है उसको हमेशा क्या होता है कि उसकी बैटरी भी क्या करनी पड़ती है, चेंज वेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो डॉक्टर जब जरूरत पड़ती है उसको चेंज वेंज भी कर देता है। तो पेस मेकर मशीन भी हमारे हार्ट के पास लगाई जाती है ताकि हमारा हार्ट ढंग से पंप करे। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज, ठीक है, ये कम और ज़्यादा हो सकता है। मैंने खली के शरीर में ऐसा नहीं कि 5 ही लीटर होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। राजपाल के यादव में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर, बट एवरेज, ठीक है ना। जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज की ही बात करते हैं। तो एवरेज कितना होता है, 5 लीटर, ठीक है ना, 5 लीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C, ठीक है ना, 5 लीटर एवरेज होता है हमारा। चलिए, विच फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड, रक्त में द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड WBC, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पहले मुझे ये बताएं कि मैट्रिक्स क्या होता है, तभी तो आगे बढ़े, तभी तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, रटना नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि साइंस में आपको अगर चीज़ें ज़्यादा रटने लगेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो मैट्रिक्स किस में पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। तो हमारा अगर ब्लड की मैं बात करूँ, क्या ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या मैं इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलूँगा तो क्या गलत बोल रहा हूँ, नहीं, हमारा ब्लड भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी मैट्रिक्स पाया जाएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है, अगर उसका मैट्रिक्स सॉलिड रहा, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं सॉलिड रहा तो वो टिश्यू भी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, कि कोई कनेक्टिव टिश्यू है, उसका मैट्रिक्स क्या सॉलिड है, तो उस टिश्यू भी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही सॉलिड टाइप का रहेगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे जैसे बोन भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसका मैट्रिक्स क्या है, हार्ड है, तो इसी वजह से ये भी हार्ड है। मान लेते हैं कोई कनेक्टिव टिश्यू है, उसका मैट्रिक्स जो है थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का है, सेमी लिक्विड है, ठीक है ना, जेली लाइक है, सेमी लिक्विड टाइप का है, ठीक
ठीक है ना, मतलब कि ना ज़्यादा हार्ड है ना तो पूरी तरह से फ्लूइड है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, तो ठीक है ना, इस तरह का एक मैट्रिक्स जिसमें पाया जाता है वो कौन सा होता है, जैसे कार्टिलेज का आपने नाम सुना होगा, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि नाप की जो टिक है वो किससे बनी है, कार्टिलेज से बनी है। ये सॉफ्ट बोन होती है क्योंकि इसका मैट्रिक्स क्या है, सेमी फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड है, ये बोल सकते हैं, सेमी लिक्विड नहीं सेमी फ्लूइड बोल देंगे। मान लेते हैं किसी का मैट्रिक्स क्या है, ना सॉलिड है ना तो पूरी तरह से सेमी फ्लूइड है, तो इस पूरी तरह से क्या है, फ्लूइड नेचर का है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू भी क्या करेगा, वो फ्लूइड की तरह ही बिहेव करेगा। तो जैसे हमारा ब्लड, तो ब्लड हमारा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हुआ, बात समझ में आई। अब आगे बढ़े, चलो मैट्रिक्स देखो जो ब्लड में है, देखो ब्लड जो है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ब्लड का तो मैट्रिक्स है ही, और एक ब्लड, एक होता है इसका सॉलिड हिस्सा, सॉलिड पार्ट, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट में क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड सेल्स जैसे कौन कौन सी, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है ना, प्लेटलेट्स हो गए। लिक्विड पार्ट में क्या होता है, लिक्विड पार्ट में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा में देखो 92% तो वाटर ही होता है। ठीक है, 92% तो वाटर ही रहता है, बाकी 8% में क्या रहता है, इस 8% में रहता है प्रोटीन। प्रोटीन में प्रोटीन रहेंगे। ठीक है, बहुत तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के मिनरल्स हैं, बहुत तरह के आयंस पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में देखो वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करते रहता है। ठीक है ना, ये हमारे ब्लड को फ्लो कराने में मदद करता है। तो वही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं क्या, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो मैट्रिक्स हमारे ब्लड का क्या है, प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्लाज्मा किस कलर का रहता है, येलो कलर का रहता है। ठीक है, बहुत तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन बहुत सारे हैं, एल्बुमिन है, फाइब्रोजिन है, पोरोथ्रोम्बिन है, हेपरिन है, बहुत तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे मैट्रिक्स में। इन अ ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। मानव शरीर में वह हार्मोन जो रक्त स्रावित होता है और जो हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करता है, वह कौन सा है। ठीक है ना, देखो कौन कौन सा दिया, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये कुछ ऐसे खास हार्मोन है हमारे बॉडी में जो क्या करते हैं, हमारे हार्ट बीट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देखो ये कौन करता है, ये करता है कौन, एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, कौन करता है, एड्रेनालाइन। ठीक है ना, एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो ये भाई साहब जो है, जो ये हार्मोन है कौन सा, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बोलते हैं इसको। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है ना, किसको, एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, देखो अब हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसको बस समझ लो थोड़ा सा। मान लेते हैं कि आप कहीं गए खेलने कूदने, आपने सांप देख लिया। ठीक है ना, आपको सांप नजर आ गया, तो जैसे आप सांप को देखेंगे तो क्या करेंगे, तो वहां से भागेंगे। ठीक है, भागेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली भागेंगे, ऐसा तो नहीं कि सांप के साथ खेलने लगेंगे। तो सांप को देखेंगे आप भागेंगे, आपको डर है कहीं काट ना ले, तो आपको भागना है। तो भागने के लिए क्या चाहिए, शरीर को एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसी है, मान लेते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज है, स्टोर आपका है, तो बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको बहुत तेज दौड़ना है। क्योंकि आप तो सांप को देखेंगे एकदम लाइट की स्पीड से, एकदम बहुत रफ्तार सिंह की तरफ एकदम दौड़ेंगे, बहुत ही तेजी में दौड़ेंगे। तो एनर्जी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा। तो ऑक्सीजन कैसे आएगी बॉडी में, आपको सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा। हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा जैसे जितना ज़्यादा हमारा हार्ट पंप करेगा, जितना तेज़ी से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा जाएगा, और जितना ऑक्सीजन जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी। जितनी एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का इस्तेमाल भागने में कर देंगे। ठीक है ना, एकदम लाइट की स्पीड से भागेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये काम होता है। अब देखो ये भाई साहब क्या है, जो एड्रेनलिन हार्मोन है बेसिकली क्या करता है, हमारे हार्ट के रेट को बढ़ा देता है। हार्ट को रेट को बढ़ाया तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन, जो आप ये सिचुएशन कैसी है, सांप को देखने वाली इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इस जैसी सिचुएशन में ये हार्मोन काम करता है, इसी वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप हैं तो आपका हार्ट बीट देखिएगा तेज हो जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कभी आप किसी चीज़ से आपको डर लग गया। ठीक है ना, डर लग गया मतलब कि रात में आपने सपना देखा भूत का, आपको डर लग गया, तो डर लगेगा तो देखिएगा क्या,
हार्ट आपका तेज़ी से हार्ट क्या करेगा, बीट कर लेगा, क्योंकि वो सिचुएशन कैसी है आपके लिए, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उस समय आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ेगा। कौन करवाएगा, ये भाई साहब, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तभी तो आपको क्या होता है, तभी मतलब कि आपको क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना आने लगता है, ठीक है। इसी वजह से पसीना क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा बन रही है बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि प्लाज्मा जो है हमारे बॉडी में, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, 92% वाटर और 8% प्रोटीन, मिनरल्स एंड आयंस। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन प्लाज्मा में देखो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत तरह के प्रोटीन है, सबका एक स्पेशल काम है, ठीक है। जैसे फाइब्रिनोजोन, ठीक है ना, पोरोथ्रोम्बिन, हैप्रिन, एल्बुमिन, ठीक है, और एक और होता है ग्लोबोमिन, ठीक है ना, ग्लूबलिनी, ठीक है ना। कौन सा है, फाइब्रिनोजोन, प्रोथ्रोम्बिन, हैप्रिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब देखो ये जो दो हैं, ये भाई साहब, ये दोनों, ये ब्लड को क्या करते हैं, जमाने में मदद करते हैं, जमने में, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। ये अभी आएगा आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि आखिर ये किस ढंग से, क्यों और कैसे ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, ठीक है। हैप्रिन क्या करता है, ब्लड में, ये हमारे ब्लड में एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारा ब्लड अंदर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि कहीं से हाथ कट गया, ब्लड जब भी बाहर आएगा, ठीक है ना, तो ब्लड को देखो जम जाता है, ठीक है ना। कभी आप कहीं होंगे, कहीं जो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन है, जाते हैं कहीं मांस मछली खाने के लिए, तो देखो जब भी उस जानवर को काटा जाता है तो उसमें देखो ब्लड बॉडी से आता है, तो ब्लड देखना वो थक्का जम जाता है। क्यों, क्योंकि बॉडी से जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है, तो हैप्रिन का काम क्या है, ब्लड को बॉडी के अंदर क्या करना है, क्लॉट नहीं करवाता, ये एकदम फ्लो बना के रखता है। हैप्रिन जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये काम करना बंद कर देता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हैप्रिन अब ब्लड में काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड में काम नहीं करेगा, जैसे ब्लड बाहर आया तो हैप्रिन काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड को कोई क्लॉट नहीं करवा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, फ्लो नहीं करवा रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, अपने आप क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड के हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। जैसे ब्लड बाहर निकलता है, हैप्रिन काम करना बंद कर देता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। एल्बुमिन हमारे बॉडी के अंदर आयंस के लेवल को, हमारे बॉडी के अंदर जो आयंस हैं इनके लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है एंटीबॉडी को बनाना, ठीक है। तो देखो ये जो सेशन मैं बोल रहा हूँ, ये रिवीजन एक तरह से क्या हो रहा है, आपका मैं रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरह का रिवीजन सेशन है। इसी वजह से हर चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ों को, नहीं तो टिक करके आगे निकलूंगा तो ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट का सेशन है ये, लेकिन ये रिवीजन चल रहा है आपका। इसी वजह से हर चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कर सकूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है। अब देखो कौन सा प्रोटीन है इसमें, इंसुलिन तो है नहीं, लैक्टिन भी नहीं है, कैरोटीन भी नहीं, कौन सा है, एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। विच वन इज अनदर नेम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आरबीसी देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपको, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट। तो 3 तरह के आपको ब्लड सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 तरह के ब्लड सेल हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विम्बाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। अब देखो आरबीसी को कुछ और नाम बोला जाता है, मतलब कि इनके अलग अलग नाम है। जैसे ब्लड के बारे में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट, क्या हो जाता है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है, साइट मतलब कोशिका। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो 3 अलग अलग नाम है सबके। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। क्या पूछा गया है आरबीसी के बारे में, क्या बोला गया था आरबीसी, तो कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आरबीसी को हम बोल रहे हैं अलग नाम से। देखो आरबीसी आखिर हमारे बॉडी में कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे बॉडी में आरबीसी कितना पाया जाता है, ठीक है ना, आप इमेजिन कीजिए कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, आप इमेजिन कीजिए। तो आपकी इमेजिन से बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। लगभग कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 25 से 30 ट्रिलियन, ठीक है ना। 25 से 30 ट्रिलियन आरबीसी हमारे बॉडी में पाया जाता है। ट्रिलियन का मतलब समझते हो क्या होता है, समझते हो? ट्रिलियन का मतलब होता है 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़, ठीक है ना। 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 1 लाख करोड़, समझ रहे हो? 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़, अरे यार ठीक है, 1 लाख करोड़, समझ गए, ठीक है ना। 1 लाख करोड़ होता है, ठीक है ना, 1 लाख करोड़। तो और हमारे बॉडी में कितना, 25 से 30 ट्रिलियन, 25-30 लाख करोड़ आरबीसी हमारे बॉडी में पाया जाता है। समझ रहे हो कितना, एक बूंद में ही ना जाने कितने होंगे। एक बूंद अगर आपके एक बूंद ही निकल गई तो लगभग उसमें नहीं तो 10 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं, तो बहुत पाए जाते हैं आरबीसी, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो ये कितने पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ये पाए जाते हैं 80,000 से लेके 11,000 के आसपास, ठीक है। और प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं, 1.5 से लेके 4.5 लाख पाए जाते हैं, ठीक है ना, लाख, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जब बॉडी में डाउन हो जाते हैं, मतलब डेंगू जब आप काटता है तो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स बॉडी में डाउन हो जाते हैं, हालत आदमी की खराब हो जाती है, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट डाउन हो गए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच अनुपात क्या है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि भाई कितने पाए जाते हैं, 25 से 30 ट्रिलियन और 8,000 से 11,000, ठीक है ना। ये 1 लाख से कितने, 4.5 लाख के आसपास। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं कि भैया कि किस रेशियो में ये पाए जाते हैं, देखो रेशियो इनका क्या होगा। तो यहाँ पे आरबीसी है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है और यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना। तो इनका अगर मैं बताऊं तो ये रेशियो मैं निकालना चाहूँ, रेशियो में कितने पाए जाते हैं। तो एक आरबीसी की बात करूं, एक डब्ल्यूबीसी के तुलना में कितने आरबीसी होंगे और कितने प्लेटलेट होंगे। तो इसकी तुलना में मैं देखूं तो एक आरबीसी की तुलना में 600 आरबीसी हैं हमारे पास बॉडी में और एक डब्ल्यूबीसी की तुलना में 40 हैं। तो इनका रेशियो देखो कितना है, 601-40, ठीक है ना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 601-40, आंसर क्या हो जाएगा, 601-40। ये तो खत्म, फिर 601-40, अरे ये रहा 641। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, उल्टा पुल्टा कर दिया, कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डाल लो, यहाँ पे 601 और 40, ठीक है, 601-40, अरे यार 601-40, ठीक है, 601-40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 641, ठीक है ना। साइज में देखो, ये नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं साइज की बात करूँ तो मुझे ये बताइए कि साइज में कौन सबसे बड़ा है। तो साइज में देखो सबसे बड़ा आएगा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद नंबर आता है आरबीसी का और उसके बाद नंबर आता है किसका, प्लेटलेट्स का, ठीक है। बड़े चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दिस ब्लड कंपोनेंट कैरी ऑक्सीजन, विच ऑफ दिस ब्लड कंपोनेंट कैरी ऑक्सीजन, निम्नलिखित में कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। तो 3 ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखो कौन कंपोनेंट जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। देखो हमारे बॉडी में जो पाया जाता है आरबीसी का रेड, आप कलर क्या देखते हैं, रेड, ठीक है ना, लाल रक्त होता है, ठीक है ना। रक्त कैसा है इसका, हमारा लाल है। क्यों लाल क्यों है, क्योंकि इसमें एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, आयरन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। ये क्या है, आयरन प्रोटीन है, ठीक है ना, आयरन से बना है। इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयरन की, हेमोग्लोबिन का। और इसी वजह से ब्लड हमारा क्या है, लाल है, ठीक है ना, रेड है। तो इसकी वजह से लाल है ही। और एक और काम क्या है हेमोग्लोबिन का, दूसरा काम ये है कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन किसी को भी चाहिए तो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, जिसको जरूरत होती है वो उसको देके भाई चला जाता है। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, पूरे के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, ये लेके घूमते रहता है, ठीक है, जिसको जरूरत है ले लेता है। तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। ये भाई साहब क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है,
ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अब यहाँ पे इस हिसाब से देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आरबीसी। आरबीसी क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हेमोग्लोबिन है, इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा आरबीसी क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, चलो द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान किससे बोला जाता है, ठीक है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान, ब्लड, लीवर, स्प्लीन या डब्ल्यूबीसी, खून, जिगर, तितली या डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है कब्रिस्तान, ठीक है ना, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में आदमी क्या होता है खत्म हो जाता है, जब आदमी जब उसकी मौत हो जाती है तभी तो उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं, तभी तो ग्रेवयार्ड में उसको क्या करते हैं गाड़ते हैं। अब देखो आरबीसी के बारे में क्या कर रहा है आरबीसी। देखो आरबीसी का मुझे ये पहले ये बताइए कि जन्म कहाँ होता है। आरबीसी क्या जितने भी ब्लड सेल हैं सबका एक ही जगह जन्म होता है, कहाँ पे, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, हमारी हड्डी में। तो ये रही हमारी हड्डी, तो हमारे हड्डी के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, ठीक है ना। ये रहा जो ये देख रहे हो ये वाला हिस्सा थोड़ा स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है ये हिस्सा थोड़ा सा, ठीक है ना, स्पॉन्जी। और इसी में पाया जाता है रेड बोन मेरो। यहीं पे बनता है क्या आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है और प्लेटलेट्स भी यहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड सेल्स यहीं बनते हैं रेड बोन मेरो में। बन तो गया भाई। अब देखो इसका लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन का होता है, मतलब कि 120 दिन तक ही हमारे बॉडी के अंदर ये जिंदा रहता है। 120 दिन के बाद ये मर जाएगा। तो मरेगा तो कहीं ना कहीं तो इसको गाड़ेंगे ना, कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। नहीं तो अगर मरा हुआ आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर घूमेगा तो बॉडी के बहुत सारे अदर सेल्स को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। इसको इसीलिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। तो कौन करेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर एक हिस्सा जिसको बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है ना। स्प्लीन क्या करता है, इस आरबीसी को क्या करता है, यहाँ पे इसका जन्म हुआ, आरबीसी का जन्म यहाँ पे हुआ और भाई साहब इसकी मृत्यु, मतलब पूरी तरह से कौन इसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय कौन करेगा, स्प्लीन। तो ये कहाँ होता है आरबीसी, स्प्लीन में क्या होता है आरबीसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय। इसी वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। अपने अंतिम क्षणों में, ठीक है ना, जैसे कि 120 दिन इसका वक्त है जीवन का, तो अपने अंतिम क्षणों में जैसे कि 110 या 112 या 114 दिन के आसपास जब हो जाता है दिन आरबीसी का, तो ये स्प्लीन के पास चला जाता है। तो स्प्लीन के पास बहुत सारा आरबीसी स्टोर रहता है, ठीक है। तो स्प्लीन के पास बहुत सारा आरबीसी स्टोर रहता है और ये क्या करता है, एक तरफ से समझो कि ब्लड को अपने अंदर स्टोर कर रखता है, ठीक है। और इसी वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि अपने अंदर बहुत सारा ब्लड क्या करता है, स्टोर करके रखता है। आरबीसी अपने अंतिम क्षणों में इसी के पास बहुत सारा जाता है और बहुत सारा ब्लड अपने पास स्प्लीन स्टोर करके रखता है। जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये स्प्लीन क्या करता है, उस ब्लड को क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, फिर से एग्जैक्ट कर देता है ताकि बॉडी में ब्लड का लेवल मेंटेन रहे। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा देखो एक और चीज़, जो हमारा आरबीसी होता है वो किस शेप का होता है, बाय कनकेव, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कि किस शेप का होता है आरबीसी। और आरबीसी के बारे में और भी कुछ मैं बातें कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे देख लेता हूँ, पूरी तरह से आरबीसी का पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। आरबीसी में देखो क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, राइबोसोम। इसी वजह से तो स्प्लीन में जा रहा है। राइबोसोम का काम क्या होता है, सॉरी लाइबोसोम नहीं, लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं हम लोग। क्यों, ये क्या करता है, सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आरबीसी में तो है नहीं, तो आरबीसी के सेल को तो डिस्ट्रॉय करेगा नहीं, इसी वजह से आरबीसी को स्प्लीन के पास जाता है। बाकी सबके पास तो लाइसोसोम है, कोई भी सेल अगर मान लीजिए डैमेज होती है, लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना तो लाइसोसोम है, इसी वजह से तो स्प्लीन के पास जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, एनर्जी, ठीक है ना, और न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन केस है, कैमल जो होता है, जैसे कि ऊंट और लामा मतलब जो पहाड़ में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस पाया जाता है, इन दोनों के ब्लड में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी हमारे आरबीसी में तो नहीं है। बाकी जितने जानवर किसी के भी जानवरों के ब्लड में ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और लाइसोसोम तो ऐसे होता भी नहीं है, ठीक है, बस ऊंट और लामा में पाया जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन का।
बनता कहाँ पे, रेड बोन मेरो में, मरता कहाँ है, स्प्लीन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड। अच्छा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अभी तो हमने डिस्कस किया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाई जाती है, आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी किस में नहीं पाई जाती है, आरबीसी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। चलो, क्या बोला गया, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड, उच्च ऊंचाई पे मानव रक्त में आरबीसी आकार में वृद्धि हो जाएगी, आकार में कमी हो जाएगी, संख्या में वृद्धि होगी या संख्या में कमी हो जाएगी। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि आप नॉर्मल अभी यहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले गए शिमला, ठीक है, या माउंट एवरेस्ट चले गए, ठीक है ना, और जोश में आ गए। शिमला में भी आपका मन नहीं लगा, बोला कि चलो भाई और कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करने के चक्कर में कहाँ चले गए, एवरेस्ट पे चले गए, ठीक है। तो एवरेस्ट पे चले जाएंगे, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या समस्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम माउंटेन वाले इलाके में जाएंगे तो क्या समस्या है भाई, तो यहाँ पे समस्या एक चीज़ ये है कि जैसे जैसे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल जहाँ क्या होता है ऊपर में कम होते जाता है, तभी तो ऊपर, इसीलिए तो माउंट एवरेस्ट में देखो चढ़ने के लिए वो कुछ खास तरह के क्या बोलते हैं, कुछ डिवाइस लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी भी हो तो वो थोड़ा सा संभाल ले उसको, ठीक है। अब देखो आरबीसी के, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे माउंटेनियस इलाके में, तो देखो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अब देखो हमारे शरीर में क्या होता है, आरबीसी क्या करता है, देखो आरबीसी और ऑक्सीजन का लेवल जो होता है हमारे बॉडी में कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आरबीसी और ऑक्सीजन का लेवल हमेशा ये कांस्टेंट बनाए रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें ऐसे लिख सकता हूँ इसको, आरबीसी बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन, ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ क्या भाई, ये नीचे गया तो और इसको कांस्टेंट को मैंने इन्वर्सली ले लिया, ठीक है ना, तो आरबीसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, कम। वही अगर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो आरबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, है कि नहीं। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कम, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कम, ठीक है, तो आरबीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ऊपर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेवल किसी भी तरह से कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है, इसी वजह से संख्या में वृद्धि हो जाती आरबीसी में, ठीक है। चलो आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम मतलब डिजीज से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना, डिजीज से लड़ने की क्षमता। इम्यून सिस्टम मतलब क्या, जो डिजीज है हमारे आसपास उससे हमारी बॉडी किस रूप से फाइट कर रही है। तो मुझे बताइए हमारे बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी सेल है जो डिजीज से फाइट करती है, आरबीसी नहीं, आरबीसी का काम तो ऑक्सीजन कैरी करना है, ठीक है ना, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी में क्या करती हैं, फाइट करती हैं, किससे, बाहर के जितने हमारे आसपास दुनिया भर के, समझ ले कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस दुनिया भर के दिखाई नहीं दे रहे वो, ठीक है ना, लेकिन है इतने सारे हैं कि देख लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सारे, मतलब कि हम समझ ले कि एक इन सारी क्या बोलते हैं माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म, इनके समुद्र में हम लोग खड़े हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया, तब भी हम सुरक्षित यहाँ पे खड़े हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इन सारे के सारे बैक्टीरिया से, सारे के सारे जो भी आसपास के जो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से वो लड़ते रहता है, रोज़ लड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो रोज़ लड़ रहा है, हमारी बॉडी रोज़ लड़ती है, ठीक है, इन सब से। अगर नहीं लड़ेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली हमारी रक्षा करता है और इसी वजह से और लड़ता है, और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या क्या करता है, बनाए रखता है। मान लेते हैं कि आरबीसी आपका बॉडी में लेवल कम हो गया तो इम्यून सिस्टम बॉडी का कम हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कम हो जाने का मतलब कि आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बॉडी आपकी क्या करेगी, अच्छे से फाइट करेगी। मान लेते कोविड वायरस आ गया था
तो कोविड वायरस में बहुत सारे लोग बीमार हो गए क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर था उसका। मान लेते कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, उसको कोविड वायरस आने के बाद भी उसकी शरीर क्या कर रही है, उससे फाइट कर लिया, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग है। WBC इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारे बॉडी का क्या है, लवली सिंह, ठीक है, बॉडी गार्ड लवली सिंह है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे बॉडी का बॉडी गार्ड है। तो बॉडी गार्ड ऑफ द, हमारे बॉडी का क्या ये बॉडी गार्ड है, कौन, WBC। क्यों, ये हमारे हर तरह की इस तरह के जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं उससे वो लड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्मॉलेस्ट WBC, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी WBC सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो देखो WBC की मैं बात करूं तो WBC बेसिकली 5 तरह की होती है हमारे बॉडी में, 5 तरह की। एक होती है ग्रैनुअल, एक होती है एक ग्रैनुअल, ठीक है। 4 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बोला गया सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो एक जो रह गई है मैं उसका नाम लिख देता हूं, एजिनोफिल। क्या नाम है, एजिनोफिल। तो 5 तरह की WBC है, एक होती है ग्रैनुअल, एक होती है एक ग्रैनुअल। ग्रैनुअल का मतलब मान लेते हैं कि कोई WBC है, ग्रैनुअल का मतलब इसमें कुछ दाने दानेदार आपको स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रैनुअल। जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे उसको बोल देंगे एक ग्रैनुअल। ये दाने दाने स्ट्रक्चर क्या है, ये दाने दाने स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कि इनके अंदर दाने दाने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इन दाने दाने स्ट्रक्चर के अंदर है क्या भाई, इनके अंदर है क्या, इंजाइम्स हैं। ये इंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उस इंजाइम्स के थ्रू जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ रहा है उसको ये मारने में या उसको खत्म करने में काम करते हैं, ठीक है। तो एक होता है ग्रैनुअल, ग्रेन्युलोसाइट इसको बोलते हैं या ग्रेन्युलोसाइट बोल सकते हैं। एक होती है एक ग्रेन्युलोसाइट, आगे में एक ए लगा दो सिर्फ, ठीक है ना, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। 2 तरह की है। और एक ग्रेन्युलोसाइट किसको कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखो ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आते हैं, बेजोफिल, बी में लिख देता हूँ, ठीक है ना, और एजिनोफिल, ठीक है। उसके बाद कौन है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ये रहा न्यूट्रोफिल। ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट WBC। एक ग्रेन्युलोसाइट कौन से हैं, ये होंगे मोनोसाइट, ठीक है ना, और लिम्फोसाइट, ठीक है ना, कौन सा, लिम्फोसाइट, एल से मैं लिख देता हूँ। तो 5 तरह के हो गए। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है आपकी लिम्फोसाइट। सबसे छोटी, सबसे छोटा आपका WBC कौन सा है, सबसे छोटा है आपका T लिम्फोसाइट। लेकिन जो चीज़ छोटी होती है वो बहुत क्या होती है, बहुत खतरनाक। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है ना। तो देखन में छोटन लगे तो WBC देखने में बहुत छोटा है लेकिन भाई काम जब करता है तो सबको हिला के रख देता है। पूरे WBC में का अगर बॉस अगर मैं बोलूं तो वो यही है, T लिम्फोसाइट, ये बॉस है। पूरे WBC में जितने भी आप पांच आपने देखे हैं WBC, इन सब का बॉस कौन है, T लिम्फोसाइट। अभी मैं बताता हूँ कैसे इसको बॉस हम बोलते हैं, ठीक है। पूरे WBC है तो सबसे छोटा यही होता है सेल, सबसे छोटा सेल। सबसे बड़ा कौन सा होता है, मोनोसाइट, ये होता है सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा WBC कौन सा पाया जाता है बॉडी में, ये पाया जाता है न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है ना। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन आपकी क्लास है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। टिक मारना आसान काम है, टिक मार के निकल जाऊँगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ बार बार कि रिवीजन है ये आपका। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं प्रीवियस ईयर्स के तो हैं ही, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि आपको जब एग्जाम में बैठें तो यही सवाल आपको दिखेंगे, ठीक है। और सबसे ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा है, न्यूट्रोफिल। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है, ये भाई साहब, सबसे कम ये पाया जाता है संख्या में। किसमें, संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ में मत ले लेना, संख्या में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा लिम्फोसाइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई लिम्फोसाइट को मैंने क्या बोला, ये बॉस है सबका। क्यों, देखो छोटे मोटे आपको अगर मान लेते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल, कोई मान लेते हैं कि कोई डस्ट आ गया या छोटे मोटे किसी वायरस बैक्टीरिया ने आपको हमला किया, तो कौन क्या करते हैं, जो ग्रैनुअल होते हैं, ग्रैनुअल ये क्या करते हैं तब एक्टिवेट हो जाते हैं ग्रैनुअल, ठीक है ना। कौन कौन से, BEN वाले, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन मान लेते कोई भारी वायरस आपकी बॉडी में आ गया, कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, तब ठीक है ना, कौन काम करते हैं, ग्रैनुलोसाइट, ठीक है ना। ग्रैनुलोसाइट में भी कौन सा, लिम्फोसाइट। ये मान लेते कि कोई भारी भरकम वायरस आया आपके बॉडी में तो लिम्फोसाइट जो होता है वही एक्टिव। मान लेते कोविड वायरस भारी भरकम वायरस है,
बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बेजोफिल हो, एजियोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो या मोनोसाइट हो, ये जितने भी आप देख रहे हैं सब हाथ खड़े कर लेंगे, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ही नहीं हो पाएगा, हम नहीं संभाल सकते इस वायरस को। तब लिम्फोसाइट आएगा, बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अभी हैं, बॉस अभी जिंदा है। तब बॉस आता है, तब इसको मारता है, किसको? इस भारी भरकम वायरस को। इसी वजह से देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सा? डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आगे देखेंगे इसको भी हम। ठीक है, विच WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एलर्जी। ठीक है ना, कौन सी WBC एलर्जी उत्पन्न करके प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कौन कौन सी है? एजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो 5 तरह के हमने देखे थे। अब कभी कभी क्या देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को कि डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट। ठीक है ना, डस्ट उड़ेगी बॉडी में, अगर डस्ट चला गया तो एलर्जी होगी, छींक होने लगेगी। ठीक है ना, कभी कभी शरीर में कुछ इचिंग होने लगती है। तो ये क्या है? एलर्जी ही तो है, और नहीं है। तो बॉडी में एलर्जी हो रही है, क्यों? कोई ना, देखो एलर्जी होने का मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी एकदम आपकी वीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलर्जी का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि बॉडी क्या करती है हमारे WBC, कोई भी डस्ट भी अगर बॉडी में आ गया तो वो डस्ट भी हमारे बॉडी के लिए क्या है? फॉरेन पार्टिकल है। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में घुसा, WBC एक्टिवेट हो जाता है, उसको लगता है अरे भैया ये तो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, ये कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में डैमेज पहुंचा सकता है, तो तुरंत WBC एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो। समझ रहे हो ना बात? तो फॉरेन पार्टिकल, तो डस्ट भी जैसे घुसा हमारे बॉडी में, तो वो हमारे लिए क्या है? बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल। WBC बोलेगा बेटा इसको जल्दी निपटाओ, नहीं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। तो अब छोटा मोटा डस्ट क्या है? छोटा मोटा फॉरेन पार्टिकल। अब ऐसे टी लिम्फोसाइट थोड़ा आएगा इसको मारने के लिए। ठीक है ना, टिम्पोलाइज तो बोस है भाई, वो बड़े वायरस या बड़े कुछ एंटीजन बॉडी में घुसते, तब छोटे मोटे के लिए छोटे। तो कौन काम करेगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो बॉडी में एक है WBC एजिनोफिल, ये भाई साहब क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है? जैसे फॉरेन पार्टिकल आता है ये उससे लड़ने लगता है। तो जब लड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो रही है? एक्शन कर रहे हैं, एकदम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उठापटक चल रही है। ठीक है ना, एजिनोफिल बोल रहा है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, एकदम जान से मार देंगे इसको। तो अंदर में उठापटक चल रही है, तो एक्शन हो रहा है अंदर में। तो एक्शन होगा तो भाई रिएक्शन भी तो कुछ हो ना, तो रिएक्शन के बदले में आपको क्या होती है? छींकें आने लगेंगी, कुछ ना कुछ एलर्जी आपको बॉडी दिखाएगी। तो एलर्जी बॉडी दिखा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अंदर में क्या कर रही है? लड़ रही है उस फॉरेन पार्टिकल से। तो एलर्जी दिखा के इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। कौन? एजिनोफिल। बात समझ भाई? तो एजिनोफिल ये होता है। एजिनोफिल बेसिकली क्या करता है? एलर्जी आपको होती है किसकी वजह से? एजिनोफिल की वजह से। मान लेते कभी कभी क्या होता है कि एजिनोफिल मान लेते बॉडी में ज़्यादा अगर प्रोड्यूस होने लगता है तो आपको देखेंगे बहुत लंबे समय तक आपको सर्दी खांसी ये लंबे समय तक होती रहती है। दवाई खाएंगे ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि एजिनोफिल बॉडी में बढ़ चुका है। ठीक है ना, आपको हमेशा देखोगे खांसी सर्दी ये सब होती रहती है, एजिनोफिल बढ़ जाता है इसी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट देखो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं? सेल को खाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ये क्या प्रोसेस है? देखो ये कैसे वायरस को मारते हैं, ये किसी फॉरेन पार्टिकल कैसे मारते हैं। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है, तो मान लेते हैं ये फॉरेन पार्टिकल है, तो ये भाई साहब क्या करता है? इसको क्या करता है? खा जाता है। ठीक है ना, अपने अंदर समा जाता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे देखो इस फॉरेन पार्टिकल के पास क्या आ जाएगा? ये आप धीरे धीरे इसके आसपास आएंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या करेंगे? इसको अंदर अपने अंदर समा लेंगे। अब इसके अंदर समा लेंगे तो फिर अपने बहुत सारे इसके अंदर जो मैंने बताया था डाइजेस्टिक एंजाइम्स है, ये रिलीज कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो खाने का, इसी को बोलते हैं खाना। किसको? फॉरेन पार्टिकल को। तो इसी खाने को क्या बोलते हैं हम लोग? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और फैगोसाइटोसिस कौन करता है? दो। कौन? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, बढ़ेंगे। चलो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हर चीज़ को एकदम अच्छे से मैं बताऊंगा। Which of the following is a pigment present in human blood that carry oxygen out of the lungs to the all part of the body? निम्नलिखित में कौन सा वर्णक मानव रक्त में मौजूदा होता है जो फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है? प्लेटलेट, WBC, फिर लिम्फ, ठीक है, और कौन सा? हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन अभी हमने पढ़ा था आरबीसी में। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? एक खास तरह का प्रोटीन, आयरन प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या करता है?
पूरे के पूरे बॉडी के क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बांध लेता है, फिर बॉडी में घूमते रहता है, ब्लड के साथ घूमते रहता है, जिसको जरूरत पड़ती है उसको ऑक्सीजन देते रहता है। लो पकड़ो तुम ऑक्सीजन, ले पकड़ो तुम ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसका काम होता है, हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। तो ऑक्सीजन को कौन करेगा, हेमोग्लोबिन। अच्छा मुझे एक और बात बताइए कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बांध के रख सकता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को ये क्या करता है, बांध के रख सकता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर ये किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है फेरिक फॉर्म में। ठीक है ना, फेरिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, Fe2+ में रहता है। ठीक है, ये अपने साथ कम से कम 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बांध के रख सकता है। ठीक है ना, ये कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयरन क्या कर सकता है, अपने साथ कंबाइंड कर सकता है, तो कितने, 4। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग WBC इज हेल्प टू फॉर्म मेमोरी सेल इन बॉडी। निम्नलिखित में कौन सी WBC शरीर में मेमोरी सेल बनाने की में मदद करती है। ठीक है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। अरे 2 बार लिख दिया लिम्फोसाइट। अच्छा समझ गए। यहाँ पे होगा T लिम्फोसाइट, यहाँ पे होगा B लिम्फोसाइट। इसी वजह से तो सोचे कि ये कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। मैंने बताया था लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। ठीक है, तो मैंने, ठीक है, तो मेमोरी सेल क्या होती है पहले देखते हैं। पहले देखो मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आंसर इसका क्या होगा, T लिम्फोसाइट। ठीक है ना, T लिम्फोसाइट हो जाएगा इसका आंसर। देखो लिम्फोसाइट में मैंने बताया क्या, लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट, एक होता है B लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बनाना। ठीक है ना, एंटीबॉडी सर। अब एंटीबॉडी क्या होती है सर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आता है, जैसे मान लेते हैं बचपन में आपको चेचक हुआ था। ठीक है ना, मुझे भी हुआ था। ठीक है ना, एक ही बार बॉडी में एक ही बार चेचक होगा, दोबारा फिर कभी नहीं हुआ मुझे, और आपको भी कभी नहीं होगा। क्यों, देखो जब चेचक का वायरस आपके बॉडी में घुसा तो बॉडी को पता नहीं था कि ये जो अब कोई भी वायरस घुस रहा है तो बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है ना, एंटीजन है, वो फॉरेन पार्टिकल कोई एंटीजन बोलते हैं। तो वायरस बॉडी के अंदर घुस गया, बॉडी को पता नहीं था कि भैया ये फॉरेन पार्टिकल है। तो पहली बार अगर कोई भी घुस रहा है बॉडी के अंदर तो बॉडी को पता नहीं था ना कि भाई ये हमारे बॉडी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है कि नहीं। तो शुरुआत में घुस गया, तो घुसा बॉडी के अंदर, तो बॉडी को उसने क्या किया, डैमेज कर दिया। डैमेज क्या कर दिया, बॉडी में डिजीज फैल गई जिसको बोलते हैं चेचक। ठीक है, अब चेचक हुआ तो कुछ समय के बाद चेचक का आप ट्रीटमेंट करते हैं, चेचक खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अब देखो अब क्या करेगी बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, अब एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ कि अब बॉडी को पता चल गया कि भैया ये वायरस जो हमारे बॉडी में घुसा ये हमारे बॉडी को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। तो बीमार कर सकता है तो उस तरह के वो वायरस हमारे बॉडी को दोबारा ना डैमेज पहुंचाए, इसी वजह से बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है उस वायरस के खिलाफ, ताकि वो वायरस बॉडी में दोबारा घुसे तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो बन चुकी है वो उससे फाइट करेगी और उस वायरस को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ताकि हमारा बॉडी सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो हमारे बॉडी में जैसे पहले हुआ था पहली बार। ठीक, तो यही काम होता है एंटीबॉडी का बनाना, किसका, बी लिम्फोसाइट का। ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट का। ठीक है, एंटीबॉडी ये काम करती है। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, टी लिम्फोसाइट कैसे बहुत सारे काम है। ये तो भाई साहब क्या करता है, देखो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल है जैसे दोबारा वायरस है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। टी लिम्फोसाइट ऐसा काम नहीं करता, ये बोलता है ये सब हम काम नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज हम नहीं करेंगे, हम सीधे उसको फाड़ के रख देंगे। किसको, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट किल ही कर देता, मार के रख देता है, कोई मर्सी नहीं। ये क्या करता है, वायरस के अंदर घुसता है और उसको फाड़ के रख देता है। कौन, टी लिम्फोसाइट, और फाड़ के उसको मार देता है। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक है टी लिम्फोसाइट। और यही बॉडी में इम्यूनिटी को, बॉडी के अंदर जो आपकी इम्यूनिटी है ये टी लिम्फोसाइट ये बना के रखता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, पूरी तरह से किल कर देता है, फाड़ के रख देता है किसको, फॉरेन पार्टिकल को। ठीक है ना, एंटीजन जो है उसको पूरी तरह से मार के रख देता है। ठीक है ना, अब देखो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक तरह का एक और काम करता है, ये मेमोरी सेल को ही बनाने में मदद करता है, मेमोरी सेल। ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे आराम से जब ब्लड को, तब मैं बताऊंगा कि कैसे ये फाड़ता है किसको, वायरस बैक्टीरिया कैसे इसको फाड़ता है। ये सारे काम हम लोग अपने, जब हमारा टॉपिक चलेगा इस सेशन के बाद तब हम इसको देखेंगे। मेमोरी सेल का मतलब क्या होता है, देखो टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल ही बनाता है। मेमोरी सेल का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी ने एंटीबॉडी भी बना लिया। ठीक है, दोबारा चेचक का वायरस बॉडी में आया तो एंटीबॉडी हमारे पास है उससे लड़ने के लिए।
लेकिन बॉडी को पता नहीं ना है। अब मान लेते हैं कि फॉरेन पार्टिकल चेचक आया, तो हमारे बॉडी को पता ही नहीं है कि भैया वो जो वायरस जो आया है वो चेचक का ही है या किसी और का है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट को नहीं पता है। अब यही इसी वजह से उसको पहचानना जरूरी है। पहचान नहीं पाएंगे तो फिर कैसे ये एंटीबॉडी उस पे जाके उस पे हमला करेगा, हमला भी नहीं कर। अब इसी वजह से उसको पहचानना जरूरी होता है, ठीक है ना। जो चेचक का वायरस है दोबारा बॉडी में है, तो हमारे बॉडी में क्या, कोई भी वायरस आता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये उसकी एक कॉपी अपने पास रखता है, फोटो कॉपी रख लेता है कि भैया इसका चेहरा एकदम मैच करके रख लो, किसका, उस वायरस का एकदम इसकी फोटो कॉपी अपने पास रख लेता है, ताकि दोबारा आए तो देख ले कि भैया यही है कि नहीं, ठीक है ना। दोबारा उसको पता चल जाएगा। बॉडी को मेमोरी सेल क्या करती है, उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास रख लेती है। ये टी लिम्फोसाइट का काम है, फोटो कॉपी रख ली। फोटो कॉपी मतलब कि उसको पहचानने के लिए उसने क्या कर दिया, एक फोटो कॉपी बना ली बॉडी के अंदर कि भैया अगर दोबारा आएगा तो पहचान लेंगे। अब देखो दोबारा जब भी कोई वायरस आएगा बॉडी में, तो मेमोरी सेल पहचान लेगी कि अरे भैया ये तो वही वाला वायरस है, वो चेचक वाला वायरस है जिसने हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड किया था। तुरंत फिर कौन एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत जाएगा उसके पास कि चलो अब ये ससुरा को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तुरंत जाएगा उसके पास बी लिम्फोसाइट उसको मारने के लिए, ठीक है ना। मार रहा है, एकदम न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। जब मान लेते कि बहुत ज़्यादा ही वायरस घुस गया बॉडी में, किसका, चेचक का, एंटीबॉडी तो लड़ ही रही है। टी लिम्फोसाइट बोलता है कि जब तब बॉडी में ज़्यादा ही आ गया तो फिर टी लिम्फोसाइट भी आ जाता है, बोलता है कि छोड़ो हटाओ, बी लिम्फोसाइट की मदद करने के लिए ये भी आ जाता है। तब उस जो भी वायरस आता है उसको फिर ये मार देता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस एकदम चलता है इसी तरह से। तो मेमोरी सेल बेसिकली कौन बनाता है, हमारा टी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है ना। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आपको, बढ़े चलो। विच ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विच ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो मानव रक्त प्लेटलेट्स जारी करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्या बोलना चाह रहा है, विच ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमारे ह्यूमन ब्लड में विच ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज हेल्प टू ब्लड क्लॉट। अच्छा, ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स किसको रिलीज करता है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। लगता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हमारे ह्यूमन ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट। ये किसको रिलीज करता है, किसके लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ठीक है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स किसको क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। किसको रिलीज करता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक। ऑप्शन में आते हैं पैराथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रक्टोज एंड कौन सा है, सुक्रोज। तो हमारा प्लेटलेट्स, तो हमने शुरुआत में किसको, आरबीसी को पूरा देखा, अब डब्ल्यूबीसी को देखा, अब प्लेटलेट्स पे आते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने बोला कि मैंने हर चीज़ क्वेश्चन को एकदम टॉपिक वाइज सेलेक्ट किया है, ताकि आप एकदम आराम से, ठीक है ना, बाय स्टेप चीज़ों को रिवाइज कर पाए, ठीक है ना। पहले इसी वजह से मैंने डब्ल्यूबीसी, अब इसके पहले आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, ठीक है, इस क्रम में मैंने रखा है। देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का, ठीक है ना, ब्लड जमाने के लिए, ठीक है ना। हमारा ब्लड का जो रक्त को जमाने के लिए, रक्त को जमाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है बॉडी में, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। इसका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। मान लेते हैं कि आपका हाथ है, ठीक है, हाथ यहाँ से अपना छोटा सा मतलब कि किसी तरह चोट लग गई, तो ब्लड आपका बाहर बॉडी से बाहर फ्लो करने लगेगा, बाहर बॉडी से निकलने लगेगा। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम ना हो बॉडी में कि जो इस ब्लड को बहने से रोक दे बॉडी से बाहर, तो सारा का सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा। और सारा का सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा तो आदमी स्वर्गवासी हो जाएगा, सीधे यमराज जी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। मतलब कि जहाँ पे कटा है वहाँ पे ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। क्लॉट करने का मतलब यहाँ पे ये जम जाएगा, जमने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड फिर बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, रोक देगा ब्लड को बाहर जाने से, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये कौन करता है ब्लड में, ये करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बाद कुछ खास तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वो प्रोटीन की मदद से हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ब्लड को रक्त जमाने में कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो वो खास तरह के प्रोटीन कौन से होते हैं, ये होते हैं कौन से, पैराथ्रोम्बिन, ठीक है ना। पैराथ्रोम्बिन जो होता है ये भाई साहब क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। कौन रिलीज करता है, प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। देखो फाइब्रिन जो है ये भी एक तरह का प्रोटीन है,
ये भी क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, बट इसको प्लेटलेट्स रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आना, ये प्लेटलेट्स रिलीज नहीं कर रहा है, प्लेटलेट इसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, इस और तब जाके ये क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, बढ़ा के चलो, हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट हैव। ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, कितना है, 5 लीटर। चलो, द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज ऑफ द आर्टियम देन द वॉल। नीलंद की दीवार आलिंद की दीवार से अधिक होती है। अच्छा, मोटी, पतली, छोटी या बड़ा। ठीक है ना, नीलंद की दीवार, नीलंद मतलब वेंट्रिकल की दीवार, आलिंद मतलब ऑरिकल की दीवार से अधिक होती है। क्या होती है, मोटी, पतली, क्या होगा, पतला, छोटा, बड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा हार्ट आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट, हमारे हार्ट में कितने, 4, क्या है, 4 हैं यहाँ पे चैम्बर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। आलिंद, आलिंद को मतलब, या इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्ट्रिकल बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं इसको, एक और नाम है इसका ऑरिकल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीलंद या वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट। ठीक है, ये होता है, 4 चैम्बर है। अब बोला है कि वेंट्रिकल, नीलंद की दीवार आलिंद की दीवार से क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट में काम कौन करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है वेंट्रिकल। क्यों, इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट कराना, किसको, हार्ट को। हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो समझ लो हार्ट पंप ही नहीं करेगा, और हार्ट पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजन बॉडी के पास पहुंचेगा नहीं और आदमी खत्म हो जाएगा। तो सारा काम वेंट्रिकल ही करता है। ऑरिकल का काम क्या है, ऑरिकल के पास ब्लड आ जाएगा किसी भी तरह। ठीक है ना, और उस ब्लड को क्या करेगा, कहाँ पे छोड़ देगा, वेंट्रिकल के पास छोड़ देगा। बस इसके पास ब्लड आया, इसने वेंट्रिकल को छोड़ दिया, वेंट्रिकल ही काम करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी ब्लड पंप कर रहा है। तो बेसिकली अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। तो काम जो आदमी करेगा, तो अब मुझे बताइए काम इसको ज्यादा करना है, तो इसकी दीवारें जो होंगी, इसकी जो यहाँ पे दीवार होगी वेंट्रिकल की, ये पतली होगी या मोटी होगी, पतली होगी तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि काम भैया ऐसे करवा रहे हैं हम। तो काम जिससे करवा रहे हैं तो वो आदमी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। अब किसी पतले दुबले को तुम काम करवाने लगोगे तो पता नहीं कहाँ गिर जाएगा, है कि नहीं। तो आदमी भी होना चाहिए दमदार, एकदम शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी तो उससे हम काम करवाएंगे। तो इसको भी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं ढंग से करेगा ये। तो वेंट्रिकल की काम इससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो भाई दीवारें भी तो इसी की मोटी होंगी, किसकी, वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल की दीवारें जो होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं, किसके तुलना में, आलिंद की तुलना में। तो ये क्या होती हैं, मोटी होती है, मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, अब बात यहाँ पे आती है कि वेंट्रिकल में भी, अब एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है मे बी कि आपसे ये पूछ ले कि वेंट्रिकल में भी कौन सा, 2 वेंट्रिकल हमारे पास, एक है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में देखेंगे क्या कि इन दोनों में भी कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही बेसिकली काम करता है हमारे हार्ट के अंदर, राइट वेंट्रिकल उतना काम नहीं करता, लेफ्ट वेंट्रिकल ही, मान ले जो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यही भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी की दीवारें सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटी, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई, बड़े। चलो, अब क्या बोला गया था, क्रिसमस फैक्टर इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर किस प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, देखो कहीं कहीं क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है और इसी को एक और नाम से जानते हैं, फैक्टर 9। तो अगर आपको पूछा जाए कि फैक्टर 9 क्या है, तो फैक्टर 9 कुछ नहीं, ये भी क्रिसमस फैक्टर का ही दूसरा नाम है। फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ठीक है ना, द क्रिसमस फैक्टर इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को हम क्रिसमस फैक्टर्स मानते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसेस ऑफ फाइटिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल या ब्लड ग्रुप। अब देखो क्रिसमस फैक्टर क्या होता है, देखो क्रिसमस फैक्टर क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ब्लड को क्लॉट करने का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो क्या सिर्फ प्लेटलेट की मदद से ब्लड क्लॉट होगा, नहीं,
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लाज्मा में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजन, एक होता है पैराथ्रोम्बिन। ये 2 तरह के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। और एक विटामिन भी है, विटामिन के, विटामिन के की भी मदद से भी हम क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलके क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट करती हैं। सिर्फ प्लेटलेट्स की मदद से हम ब्लड को क्लॉट नहीं करते, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इन ये पूरा जो प्रोसेस होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, ये सब मिल के ब्लड को क्लॉट करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिसमस फैक्टर या फैक्टर 9। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे काम होता है। ठीक है, पेज अगर जगह हो तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, कहीं जगह है, अच्छा यहीं पे जगह है, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे ले लेता हूँ कि यहीं पे ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी। चलो यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ब्लड में देखो, जैसे आपको चोट लगती है, जैसे आपको चोट लगी तो देखो वहाँ पे क्या होगा, जो भी इंजरी जहाँ पे आपको हुई है, जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है, तो इंजरी की जगह पे क्या होगा कि वहाँ से कैल्शियम निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम, क्या निकलेगा, कैल्शियम। जहाँ पे आपको चोट लगी है तो कैल्शियम निकला। अब कैल्शियम किसके पास जाएगा, पैराथ्रोम्बिन के पास। ठीक है, पैराथ्रोम्बिन, ठीक है ना, पैराथ्रोम्बिन के पास जाएगा, ये पैराथ्रोम्बिन के पास जाएगा। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक कुंभकर्ण है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, कुंभकर्ण है। ठीक है, ये कुंभकर्ण कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स में। अब इस कुंभकर्ण के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको जगाना है, जरूरी है इसको। तो कुंभकर्ण कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में, तो प्लेटलेट्स में। तो ये हमारा रहा प्लेटलेट्स, तो ये रहा हमारा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में देखो कुंभकर्ण पाया जाता है, वो कौन है, उसका नाम है क्या, फाइब्रिनोजन, नहीं ठीक है, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स में। ये तीनों कंबाइंड होंगे, ये तीनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, ये प्लास्टिन बनाएंगे। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये थ्रोम्बिन बनाएंगे। ठीक है, थ्रोम्बिन, क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन। ठीक है, क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। अब ये देखो थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फिर मिलेगा किससे, एक और प्रोटीन था जो प्लाज्मा में पढ़ाया था, वो कौन था, फाइब्रिनोजिन। ये कौन है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। ये फाइब्रिनोजिन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा फाइब्रिन बनाएगा। देखो फाइब्रिन जो है बेसिकली एक सॉलिड पदार्थ है। ठीक है ना, सॉलिड पदार्थ है। ठीक है, अब ये फाइब्रिन किसके पास जाएगा, ये फाइब्रिन है। ठीक, अब ये फाइब्रिन जाएगा किसके पास, विटामिन के पास। ठीक है ना, तो विटामिन के पास जाएगा और विटामिन के पास जाने के बाद ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, तो वहाँ पे देखो ये रही हमारी इंजरी, मान लेते कहीं पे भी इंजरी हुई है, इस तरह का छोटा सा होल हो गया है और वहीं से ब्लड बाहर निकल रहा है। ये दोनों मिलके कौन, फाइब्रिन और विटामिन के आएंगे और इस तरह से, ये कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, तो ये सॉलिड पार्ट यहाँ पे इस तरह से इसको घेर लेगा विटामिन के साथ मिलके। तो विटामिन के साथ मिलेगा और इस तरह से जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा उस होल के पास। और उस होल के पास जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा तो ब्लड को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ब्लड बाहर से अब बॉडी से ब्लड अब बाहर नहीं जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ब्लड हमारा क्या हो गया, क्लॉट हो गया। ठीक है ना, ब्लड हमारा क्या हो गया, जम गया है। तो ये होता है पूरा का पूरा आपका क्रिसमस, कौन सा, क्रिसमस फैक्टर, ये क्रिसमस प्रोसेस जो होता है ये पूरा होता है। इज दैट क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, तो यहां पे देखो किस किस की जरूरत पड़ी, विटामिन के की जरूरत पड़ी, कौन से प्रोटीन की जरूरत पड़ी, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन की जरूरत पड़ी, प्लाज्मा में क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन था। तो इन सब की जरूरत पड़ती है तब जाके हमारा ब्लड क्लॉट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो एग्जाम आपका जो आ रहा है तो वो ऐसा नॉर्मल एग्जाम नहीं है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो तैयारी भी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्रिसमस फैक्टर क्या है, कौन कौन से इसमें प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से इसमें विटामिन से मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हीमोफीलिया ए ह्यूमन डिजीज इज कॉज, हीमोफीलिया ठीक है एक मानव रोग है, किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण, विषाणु, फफूंद या जीन के वजह से। ठीक है ना, या म्यूटेट जीन की वजह से। क्या बोला गया,
हीमोफिलिया। देखो हीमोफिलिया क्या होता है, जब बॉडी के अंदर देखो प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को जमाने का काम होता है। और रक्त देखो जब भी बॉडी से बाहर निकलता है तो लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर या 2 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। 2 से 5 मिनट के अंदर ये क्लॉट कर देता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त को जमाने में मदद करता है। मान लेते हैं कि बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं यही क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। जब आपको डेंगू होता है, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स ही तो कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हो गए कम, तो रक्त की जमने की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो रक्त आपका बहुत जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है ना, रक्त आपका बहुत जल्दी नहीं जमेगा। तो नहीं जमेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसी बीमारी को क्या बोल देते हैं हम लोग, हीमोफिलिया। क्या बोलते हैं इसको, हेमोफिलिया इसको नाम बोलते थे कि रक्त हमारा शरीर में जल्दी नहीं जमता है, ठीक है ना। तो ब्लड बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर ज़्यादा निकलने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, हीमोफिलिया। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो रॉयल डिजीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो रॉयल किस चीज़ को डिनोट करता है, एक राजशाही लोगों के लिए, ठीक है ना, रॉयल डिजीज है एकदम। तो एलिजाबेथ जो थी, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उसको ये बीमारी थी, किसको, एलिजाबेथ को, ठीक है ना, इंग्लैंड की जो क्वीन थी। अब देखो ये जो बीमारी है हेमोफिलिया, ये क्या होती है कि जेनेटिक वाइज बॉडी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, ये ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना, जेनेटिक बीमारी होती है। जैसे कि आपको देखा होगा, अगर आपके पिताजी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो आप में भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है माताजी में। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी आने लगती है। तो एलिजाबेथ की जो फैमिली है उसमें बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है, ठीक है। तो वो सारे लोग कौन से हैं, रॉयल फैमिली के हैं। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ दिया, रॉयल डिजीज़ हो गया, ठीक है, रॉयल डिजीज इसका नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या, तो इसका काम है कि ये क्या कर देता है, किसकी वजह से होता है। अब देखो क्या ये बैक्टीरिया से होगा, नहीं, वायरस होगा, नहीं, फंगस होगा, नहीं। तो ये क्या कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच रहा है। तो आपके पिताजी के अंदर जो जीन है उसी के जरिए आप कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जीन के माध्यम से। अब मान लेते हैं पिताजी का कोई ऐसा जीन था जो इन्फेक्टेड था, ठीक है ना, और वो आपके बॉडी में चला गया, ठीक है ना, तो उसी की वजह से आप में भी क्या आ जाएगा, ये बीमारी आ जाएगी। तो किसकी वजह से होता है, म्यूटेंट जीन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड, ठीक है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोला जाता है। क्यों, कौन सा ब्लड है, AB प्लस, AB माइनस, O प्लस और O माइनस। तो निम्नलिखित में कौन सा सर्वमान्य रखता है, ठीक है ना, जो किसी यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं AB, ये किसका होता है, इसका आंसर पहले मैं बता देता हूँ, AB प्लस, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो मैं किसी भी ग्रुप का अगर आदमी हो उससे अगर मैं ब्लड लूँ तो चल जाएगा, चाहे वो O हो या A हो या AB हो या AB हो, कोई भी ब्लड ग्रुप का आदमी अगर मैं AB प्लस मेरा ब्लड ग्रुप है तो उनसे मैं अगर ब्लड लूँगा तो वो चल जाएगा, तो मेरी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो आंसर क्या है, AB प्लस। ऐसा क्यों होता है, देखो बेसिकली AB ग्रुप के जो लोग होते हैं, AB ब्लड ग्रुप, बेसिकली AB ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। लेकिन AB में भी कौन सा है, AB प्लस होना चाहिए, AB माइनस नहीं, ठीक है। AB प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती, किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए किसी भी ब्लड को अगर हम डालेंगे तो वो बॉडी को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आपने एक पढ़ा हुआ क्या, यूनिवर्सल डोनर, ये कौन होता है, तो यूनिवर्सल डोनर तो बेसिकली O को बोलते हैं, लेकिन O में भी कौन, O प्लस या O माइनस, तो O में देखिएगा O माइनस जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये किसी को भी, चाहे वो मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मैं O माइनस वाले से ब्लड लूँगा तो भी चल जाएगा, B ग्रुप का हूँ O माइनस लूँगा तो भी चल जाएगा, AB प्लस का हूँ तो वो तो ले ही लेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मान लेता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप भी O माइनस है तो O माइनस वाले से भी लूँगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर लेगा बॉडी, मान ले, ठीक है, ये एडजस्ट कर लेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे तो ये भी है। मान लेते कि, लेकिन हो सकता है कि आपने किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के आदमी से ले लिया, मान लेते कि ब्लड ग्रुप A था, ठीक है, और आपने ले लिया ब्लड ग्रुप आपका A है, आपको ज़रूरत पड़ी ब्लड की, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, B ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले लिया, तो क्या होगा, तब समस्या है, तब समस्या क्यों है,
समस्या यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा जब लिया तो हमारा जो ये जो ब्लड होगा, ये ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और इंसान की क्या हो जाएगी, वहीं पे मृत्यु हो जाएगी, आदमी वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से ए वाले अगर चाहते हैं कि किसी से ब्लड लेना तो ए ग्रुप वाले से ही लेंगे, या और किससे ले सकते हैं, ओ माइनस वाले से ले सकते हैं, और किसी से नहीं ले सकते, और किसी से भी लिया तो ब्लड उसका क्लॉट हो जाएगा और आदमी वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मर जाएगा। ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारे जो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो आदमी वहीं पर खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा वर्क एज एंटी क्लॉटिंग एजेंट इन ब्लड, ठीक है ना। प्लाज्मा में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फिर ग्लोबुलिन, हेपरिन या पैराथोम्बिन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। देखो हमारे बॉडी में मैंने आपको बताया था जब प्लाज्मा हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 5 तरह की प्रोटीन मैंने बताया था, ठीक है ना, उसमें एक था हेपरिन। हेपरिन का काम क्या है, हेपरिन का काम है एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, ये कभी भी आप देखेंगे लिक्विड फॉर्म है, ये कभी देखेंगे क्लॉट नहीं है। बॉडी से मैंने मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई कट लग गया, कट लगने के बाद ब्लड बाहर आया तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के अंदर मस्त क्या कर रहा है, ये मस्त एकदम रक्त हमारा जो फ्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऐसा एजेंट है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोक देता है। वो कौन सा होता है, हेपरिन। यही ब्लड अगर जब बाहर आएगा तो क्लॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो हेपरिन क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके वो डिस्ट्रॉय जाता है, मतलब काम ही नहीं करता है वो, ठीक है। जब काम नहीं करेगा तो ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। और हेपरिन क्या करता है बॉडी के अंदर, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। ये कहाँ बनता है, पाया तो जाता है प्लाज्मा में, लेकिन बनता कहाँ है, ये बनता है हमारे लीवर में, लीवर इसको बनाता है। तो मैं भाई जो हमारे बॉडी में जो लीवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। लीवर डैमेज हो गया तो फिर बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे काम लीवर करता है। लेकिन लीवर में एक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आप को फिर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, डैमेज भी होता है तो अपने आप को फिर से क्या करता है, वो फिर से आपको रीजनरेट कर लेता है, फिर से वो ठीक हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है लीवर में, ठीक है ना। इसीलिए जो शराब आप पीते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, कि अक्सर जो शराब पीते हैं उनके लिए उनका लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि फैट वहाँ पे लीवर में जम जाता है और वो लीवर को ख़राब करने लगता है, ठीक है। लेकिन लीवर फिर ऑपरेशन डॉक्टर करेगा, जो पोर्शन है लीवर का काट के फेंक दिया, फिर वो जो बचा हुआ जो लीवर है वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, फिर से वो कंप्लीट लीवर बन जाता है, ठीक है। आदमी जब जहर खाता है तो पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो लीवर की जांच से ही पता चलता है कि भाई इसने जहर खाया कि नहीं खाया, ठीक है। तो लीवर के बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे हेपरिन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीटली पूरा का पूरा ब्लड को रिवाइज किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ पोर्शन छोड़ दिया आप मुझे बताइएगा, उसको भी मैं डील कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली ब्लड को रिवाइज किया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आऊँगा, वहाँ पे कंप्लीटली हम रेस्पिरेशन सिस्टम को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।